नमस्कार। आज कक्षा 10 के छात्रों के लिए हिंदी विषय के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द रचना के तत्व प्रकरण पर आज के वीडियो पाठ में अध्ययन और अध्यापन होगा। आइए हम देखते हैं कि हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी व्याकरण, एक शब्द आपके सामने आया व्याकरण, तो व्याकरण से क्या अभिप्राय है आप इसे देखें। हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व इस पाठ्यक्रम में क्या है इसे आप जान लें। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द और पर्यायवाची। हिंदी व्याकरण के शब्द रचना के तत्व प्रकरण में आपको जो पढ़ना है वो इन्हें पढ़ना है जो आप अपने समक्ष देख रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को हम दो भागों में पढ़ाएंगे। पहला भाग जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। अब हमारे छात्रगण यहां ये देखें कि उनके सामने एक शब्द आया व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? भाषा के नियमों का अनुशासन व्याकरण है। किसी भी भाषा के जो विधान होते हैं जिनके अधीन वह लिखी जाती है, बोली जाती है या पढ़ी जाती है, उन्हीं विधानों को हम व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने के नियमों का ज्ञान, ये नियमों का ज्ञान व्याकरण है। अथवा हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी भाषा के बोलने, लिखने, पढ़ने के निश्चित नियम ही व्याकरण है। प्यारे छात्रगण, आपने देखा कि व्याकरण क्या है। अब व्याकरण क्या है के बाद एक प्रश्न सहज उद्भूत होता है कि हिंदी व्याकरण क्या है और हिंदी व्याकरण का विकास चरण क्या है। आप ये जान लें, व्याकरण हिंदी में अपना कोई हिंदी का व्याकरण नहीं है। हिंदी संस्कृत जनित है, अतः संस्कृत के व्याकरण को ही हम हिंदी व्याकरण में स्वीकार करते हैं। ध्यान रहे, हिंदी के व्याकरण को जहां सरल स्वरूप देना होता है वहीं हम संस्कृत व्याकरण से इतर होते हैं। यहां यह प्रासंगिक है बताना कि संस्कृत का व्याकरण महर्षि पाणिनि के रुद्राष्टाध्यायी से हमें प्राप्त होता है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत भाषा को व्यवस्थित करने के लिए जो विधान व्यवस्थित किए उनको उन्होंने 14 सूत्रों के आधार पर व्यवस्थित किया। आज भी संस्कृत में वे 14 सूत्र व्याकरण के आधार स्तंभ बने हुए हैं। आइए हिंदी व्याकरण के विकास चरण पर अगर हम जाएं तो हम देखते हैं प्रथम चरण में लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई द ग्रामेटिकल प्रिंसिपल ऑफ ब्रज भाषा। हमारे सामने सबसे पहले जो व्याकरण की भारतीय पुस्तक भारतीय लेखक के द्वारा आती है वो है लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई ग्रामेटिकल प्रिंसिपल ऑफ ब्रज भाषा। और दूसरे चरण में अयोध्या प्रसाद खत्तीकृत हिंदी व्याकरण, अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा लिखा गया हिंदी का व्याकरण दूसरे चरण में हमें प्राप्त होता है। हिंदी व्याकरण की विकास यात्रा में तीसरे चरण में कामता प्रसाद गुरु आपके सामने आते हैं। इन्होंने हिंदी की हीनता, हिंदी में व्याकरण के विधानों का प्रणयन किया और व्याकरण को एक गति देने का स्तुत्य प्रयास किया, सराहनीय प्रयास किया। और चौथे चरण में किशोरी दास कृत हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दों का क्या अनुशासन हो इसका व्यवस्थित रूप
चौथे चरण में दिया किशोरी दास जी ने। अब आप देखें व्याकरण के अंग, व्याकरण की विकास यात्रा के बाद आप देखें व्याकरण के अंग क्या होते हैं। व्याकरण के अंगों में प्रथम है वर्ण। क्या है? वर्ण। इसे हम हिंदी में अक्षर भी कहते हैं। अब एक सहज भावना आपके मन में आनी चाहिए कि आखिर वर्ण क्या है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि के रूप से अविभाज्य होती है, या हम दूसरे रूप में इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द का वह लघु रूप, शब्द का वह सबसे छोटा खंड जो खंड खंड नहीं किया जा सकता, जो विभक्त नहीं किया जा सकता, उसे हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के बाद शब्द, व्याकरण के अंगों में वर्ण के बाद शब्द है। शब्द किसे कहते हैं? वर्ण मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। इसी प्रकार पद, पद क्या है? शब्द योग। आपने वर्ण जाना, शब्द जान लिया, अब पद पे आइए तो शब्दों का योग जो है वो पद कहलाता है, और पदों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। पदों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। व्याकरण के इन अंगों को देखने के बाद अब आप आइए शब्द संरचना। शब्द संरचना जानने के पहले दो चीजें आपको जानना आवश्यक है कि शब्दों का आखिर निर्माण कैसे होता है। आइए देखिए, शब्द संरचना को प्रमुख रूप से हम दो भागों में बांटते हैं, निर्माण की दृष्टि से और स्रोत की दृष्टि से। तो आइए पहले हम देखते हैं कि निर्माण की दृष्टि से शब्द संरचना क्या है। आप ध्यान से देखें, निर्माण की दृष्टि से हमारे जो शब्द होते हैं उनके तीन स्वरूप होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि यदि अलग कर दी जाए तो अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थ की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसे आप एक उदाहरण से समझें, जैसे हाथ। हाथ में ह और थ को अलग कर दें, हा और थ को अलग कर दें तो हाथ का कोई अर्थ आपके सामने स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं जो अर्थ विशेष में रूढ़ हो गए हैं। इसी प्रकार दूसरा जो हमारा शब्द है वो है यौगिक शब्द। जो शब्द दो या अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात इन शब्दों के अर्थ के लिए दोनों शब्दों को हम अलग कर सकते हैं और उनका अर्थ एक साथ जोड़कर यौगिक शब्द के अर्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए, जैसे पुस्तकालय, विद्यालय, पुस्तक आलय, पुस्तकालय। आप संधि जब पढ़ेंगे, स्वर संधि पढ़ेंगे तो उसमें दीर्घ संधि पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे अकह सवर्णे दीर्घः। यहां पुस्तकालय में वही दीर्घ संधि है। खैर, जब आप संधि का प्रकरण पढ़ेंगे तब आप इसकी विशद और व्यापक चर्चा आपके समक्ष होगी। आइए, यौगिक शब्द के बाद जो हमारा तीसरा सोपान है योग रूढ़ शब्दों का है। योग रूढ़ शब्दों में आप इस प्रकार समझें कि जिनका अर्थ रूढ़ हो चुका है। उस शब्द के और भी अर्थ होते हैं, हो सकते हैं, पर वह शब्द विशेष किसी अर्थ के लिए प्रचलन में आ चुका है, साहित्य जगत में उसे उसी रूप में स्वीकार कर लिया गया है। जैसे जलज, जैसे जलज, चक्रधर। अब आप देखें, जलज यानी जल में उत्पन्न होने वाले, जल से पैदा होने वाले को हम क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। पर यहां जैसे ही जलज शब्द का प्रयोग होता है, हर साहित्यकार, हर पाठक आसानी से
यह अपने मानस पटल पर अवस्थित कर लेता है कि जलज का अर्थ कमल है। और भी अर्थ हो सकते हैं, होते भी हैं, पर यहां जलज रूढ़ हो चुका है कमल के लिए। आगे देखें आप, इसी प्रकार से योग रूढ़ शब्दों के बाद अब आप देखें स्रोत की दृष्टि से शब्द कितने होते हैं। आपने देखा निर्माण की दृष्टि से शब्दों को, अब आप देखिए स्रोत की दृष्टि से शब्द कितने होते हैं, कैसे होते हैं। पहला है तत्सम शब्द। क्या है? तत्सम शब्द, यानी संस्कृत के शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आ गए हैं और जिन्हें हमने उसी रूप में, मूल रूप में स्वीकार कर लिया है, उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत के शब्दों में उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे गृह या अग्नि, ये तत्सम शब्दों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार तद्भव शब्द, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर, विकृत होकर हमारी हिंदी में आ गए हैं, प्रयोग होने लगे हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे काम, आज, ये तत्सम नहीं है। काम शब्द का तत्सम रूप होता है, आज का भी तत्सम रूप होता है, पर हिंदी साहित्य में तद्भव शब्दों के रूप में हमने इन्हें स्वीकार कर लिया है। आइए तीसरा, स्रोत की दृष्टि से जो तीसरा शब्द सोपान है वो है देशज, यानी स्थानीय शब्द, जो क्षेत्र विशेष में आम जनमानस के द्वारा बोले जाते हैं, सुने जाते हैं। जैसे गमकना एक शब्द उदाहरण के लिए आपके सामने है। अब प्रयागराज जनपद को आप देखें तो प्रयागराज जनपद के पश्चिमी सीमा के बाद कौशाम्बी जनपद प्रारंभ होता है। वहां एक शब्द मैं उदाहरण के लिए आपके सामने रखता हूं, घूर या कूड़ा रखने के स्थान को गैरी शब्द से संबोधित करते हैं। यह देशज शब्द है। इसी तरह बांदा जनपद के क्षेत्र में आप चले जाएं तो बेटी को बुइया शब्द से संबोधित करते हैं। ये देशज शब्द हैं, जिन्हें भी हमने हिंदी साहित्य में हमारे निबंधकारों ने, साहित्यकारों ने स्वीकार किया है। अब विदेशज शब्द आप देखें, चौथा है विदेशज शब्द, बाहरी भाषा के शब्द। हमारी संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त अन्य जो भाषाएं हैं, उनमें से कई शब्द हमारे प्रचलन में, हमारे कार्य व्यवहार में आ गए हैं, जिन्हें हम विदेशज शब्दों में रखते हैं। जैसे रेल, डॉक्टर, सरकार, ये विदेशज शब्द हैं और हिंदी के लेख में ये इसी रूप में प्रयुक्त होने लगे हैं। छात्रगण देखें कि अब स्रोत की दृष्टि से आपने देखा, निर्माण की दृष्टि से देखा, अब शब्द निर्माण की युक्तियां क्या हैं। शब्द निर्माण की युक्तियां क्या हैं, ये तीन चीजें आपके समक्ष दिख रही हैं, दृष्टिगोचर हो रही हैं। पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय और तीसरा संधि एवं समास। आप ध्यान दें, आज के प्रकरण में हमें उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करना है। संधि और समास को, पर्यायवाची को, तत्सम शब्द को हम भाग 2 में पढ़ेंगे, उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। शब्द निर्माण की युक्तियों में आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय को आप देखें तो आप देखेंगे कि अब आइए हम जाने कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग क्या है? उपसर्गेण धात्वथा बलादन्यत प्रतीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। यानी उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर विशिष्ट अर्थ भर देता है। उपसर्ग की यह विशेषता है कि वह जिस मूल शब्द के साथ जुड़ता है उसके अर्थ को विशिष्ट बना देता है। दूसरे शब्दों में शब्द के पूर्व में जो अक्षर या अक्षर समूह, ध्यान रहे, एक अक्षर का भी उपसर्ग होता है, एक अक्षर से अधिक अक्षरों का भी उपसर्ग
होता है, इसलिए यहां प्रयोग किया गया अक्षर या अक्षर समूह। ये किसी शब्द के पूर्व में लगाया जाता है। शब्द के पूर्व में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे भी उपसर्ग कहते हैं। आप देखें, उपसर्गों के दृष्टिकोण में अब अगर जाएं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, निर्माण करना। अर्थात वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के समीप चले जाते हैं, मूल शब्द के पहले ही लगते हैं। यह ध्यान रखना है कि उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले लगाया जाता है, तो ऐसे शब्दों से नए शब्द सृजित हो जाते हैं। अब आप देखें, ऐसे शब्दांश जिनका स्वयं अपना कोई अर्थ नहीं होता, यह एक महत्वपूर्ण बात है। इन शब्दांशों का अपना स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता। जब ये मूल शब्दों के साथ संलग्न हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तभी इनका अपना अर्थ होता है। तीसरी बात आप ये देखें कि ऐसे शब्दांश शब्द से पहले जुड़कर अर्थ बदल देते हैं, यानी उस मूल शब्द का अर्थ पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। तीसरे, उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। होता कैसे है? किसी मूल शब्द के साथ होता है। जब मूल शब्द के साथ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो हमारे सामने इसका अर्थ तीन स्थितियों में हमारे समक्ष आता है। बेटे, क्या है? पहला है, शब्दार्थ सर्वथा प्रतिकूल हो जाता है। मूल शब्द का जो अर्थ है वो पूरी तरह उल्टा हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है। दूसरा, शब्दार्थ में अधिकता मिलती है, हमें मात्रात्मक अधिकता प्राप्त होती है। हमें पूरी तरह अर्थ नहीं बदलता, किंतु अधिकता अथवा मात्रा का संकेत मिलता है। इसी प्रकार शब्दार्थ में एक नवीन विशेषता भी आ जाती है। ये तीन स्थितियों में उपसर्ग जोड़ने के बाद मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित होता है। आइए देखिए, प्रथम स्थिति में आपके सामने उदाहरण के लिए एक शब्द है अपयस। अप उपसर्ग को यस के साथ हम जोड़ते हैं तो यस का क्या अर्थ है और अपयस का क्या अर्थ है, आप देखें तो स्पष्ट हो गया कि अप उपसर्ग जुड़ने से यस का अर्थ पूरी तरह क्या हो गया? प्रतिकूल हो गया। पूरी तरह क्या हो गया? प्रतिकूल हो गया। इसी प्रकार प्रगीत एक शब्द आपके सामने है। इसमें आप देखें, गीत में प्र उपसर्ग जुड़ने से प्रगीत हो गया, यानी बड़े गीत को हम प्रगीत कहते हैं। स्पष्ट हो गया कि गीत में अधिकता, मात्रात्मक अधिकता आपको यहां मिल रही है। अतः आप देखें कि गीत का प्रगीत, यह दूसरी श्रेणी के उपसर्ग का अर्थ परिवर्तन है। तीसरी श्रेणी के अर्थ परिवर्तन में नवीन विशेषता, जैसे प्रबल, बल यानी शक्ति, ताकत, प्रबल। अब आप देखिए, एक नवीनता उत्पन्न हो गई। बल शब्द में एक नवीनता उत्पन्न हो रही है, प्रबल हो गया। इसी तरह प्रस्थान, स्थान में प्र उपसर्ग जोड़ दें तो प्रस्थान हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि अर्थ प्रयोग के बाद अब अर्थ परिवर्तन के लिए एक उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं, जिसे आप आसानी से हृदयंगम कर सकेंगे और उपसर्ग के संदर्भ में आपका अधिगम तीव्र गति से विकसित हो सकेगा। आइए देखिए, एक शब्द आपके सामने है हार। हार का अर्थ है पराजय। हार का क्या अर्थ है? पराजय। अब यहां देखिए, इसी मूल शब्द हार में यदि हम प्र उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? प्रहार, जिसका अर्थ है चोट करना। दूसरा, आ, इसी हार शब्द में यदि हम आ उपसर्ग जोड़ते हैं तो यह हो जाता है आहार, यानी भोजन। इसी प्रकार इसी हार शब्द में हम सम उपसर्ग जोड़ते हैं तो यह हो जाता है संहार, यानी विनाश। इसी तरह वी उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्द हो जाता है विहार, जिसका अर्थ है घूमना। आप देखें,
इसी प्रकार से अर्थ परिवर्तन को आप आसानी से अन्य उदाहरणों के माध्यम से अभ्यास करके समझ सकते हैं। अब आइए हिंदी भाषा के उपसर्ग। छात्रगण ध्यान दें, हिंदी भाषा, जैसा मैंने बताया कि हिंदी भाषा का अपना कोई व्याकरण नहीं है। संस्कृत के उपसर्गों को हम हिंदी में ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं, जिनकी संख्यात्मक दृष्टि से गणना यदि हम करें तो वो 22 हैं। हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग संख्यात्मक दृष्टि से विद्वानों के द्वारा एक मत रूप में स्वीकार्य नहीं है, यानी इसमें मत वैभिन्नता बनी हुई है। फिर भी हम हिंदी के उपसर्गों को प्रमुख रूप से 10 और उर्दू फारसी के उपसर्गों को प्रमुख रूप से 19 कह सकते हैं। आइए देखिए, हिंदी भाषा के इन उपसर्गों को समझने के बाद आप देखें कि आपके पाठ्यक्रम के उपसर्ग और उनके मेल से बने शब्द, आपके पाठ्यक्रम में अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अधि, परि और सु, ये उपसर्ग सम्मिलित हैं। अब आपके सामने आपकी सुविधा के लिए यहां हमने कुछ उपसर्गों से निर्मित शब्द एक सारणी में, एक सूची में आपको दिए हैं, जैसे अनाथ, असुविधा, अधर्म, अनोखा, अचेत। इसी प्रकार अन उपसर्ग से अनगढ़, अनपढ़, अनहित आदि। इसी तरह अधि उपसर्ग से अधिपति, अधिकरण, अधिमान, अप से अपमान, अपयश, अपवाद, अनु से अनुगमन, अनुकरण, अनुशासन, अनुभूति। और आप देखें इसी तरह आपके पाठ्यक्रम के जो और उपसर्ग हैं, जैसे उप, उपवन, उपकार, उपदेश, उपहार, उपयोग, सह से सहपाठी, सहयोग, सहचर आदि आदि। निर से निरपराध, निर्दोष, निर्भय, निराकार। और अभि उपसर्ग से अभिवादन, अभिमान, अभियोग। और परि से परिताप, परिजन, परिचय, परिवर्तन आदि। सु से सुपथ, सुलेख, सुजान, सुखद और सुपुत्र। यहां आप थोड़ा सा इसी प्रकरण के पीछे की चर्चा में जाएं तो मैंने कहा था अक्षर या अक्षर समूह, यहां देखें अक्षर भी हैं और अक्षर समूह भी हैं। अब आप देखें कि इसी प्रकार आपके जो पाठ्यक्रम के ये उपसर्ग हैं, इन्हें आप प्रश्न अभ्यास के माध्यम से स्वमूल्यांकन भी आप कर सकते हैं और प्रश्नों का अभ्यास भी कर सकते हैं। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। 6 उपसर्ग दिए होते हैं, जिनमें 3 उपसर्गों के मेल से एक एक शब्द बनाना होता है। पाठ्यक्रम में दिए गए सभी उपसर्गों के मेल से 5-5 नए शब्द आप अपने घर पर बैठकर बनाएंगे। इससे अपना स्वमूल्यांकन करेंगे। ध्यान रहे, जिन शब्दों को हमने सूचीबद्ध किया है उससे इतर आप नए शब्दों का निर्माण करेंगे। इस प्रकरण का जो दूसरा सोपान है प्रत्यय। तो आइए देखते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। स्वीयम अर्थम प्रत्यायति इति प्रत्ययः, अर्थात प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। जिसका किसी धातु अथवा शब्द से विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है। ध्यान रहे, उपसर्ग आप पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बताया कि उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है। यह पूरी तरह आप ध्यान रखेंगे तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बीच का विभाजन ज्ञान में रहेगा, आपके स्मरण में रहेगा। इन शब्दांशों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। प्रत्यय के प्रयोग से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ परिवर्तन होता है, उसी तरह प्रत्यय के प्रयोग से भी अर्थ परिवर्तन होता है। इन्हें सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। आइए देखिए, आपने देखा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। अब आप यह समझ चुके होंगे कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। यहां एक और विशिष्ट बात है
प्रत्यय के भेद। प्रत्यय दो प्रकार का होता है। कृत प्रत्यय अर्थात जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। इसको इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि क्रियाओं के सामान्य रूप जो होते हैं, जैसे उठना, पढ़ना, चलना, बोलना, उनमें से ना को यदि हम हटा दें, निकाल दें, तो जो बचा हुआ रूप है वो धातु कहलाता है। और इस प्रकार के प्रत्यय, कृत प्रत्यय से बने शब्दों को हम कृदंत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझें। पठ धातु में आई प्रत्यय जोड़ने से पढ़ाई शब्द बनता है। आप देखें, आप कृत प्रत्यय का एक उदाहरण दें। पढ़ना से ना निकाला गया, पढ़ाई आई प्रत्यय जोड़ा गया, पठ के अंत में आई जोड़ा गया, तो क्या हो गया? पढ़ाई हो गया। अब आप इसे देखें कि अब कृत प्रत्यय के बाद दूसरा इसका जो भेद है वो है तद्धित प्रत्यय। जो शब्दांश धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण या अन्य शब्दों के बाद लगाए जाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए सुंदर शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर सुंदरता, आप देखें सुंदरता। इसी तरह स्वतंत्र शब्द में ता प्रत्यय यदि हम जोड़ दें तो क्या बनेगा? स्वतंत्रता। इस प्रकार के शब्द बनते हैं। इस प्रकार के शब्दों का आप स्वयं घर पर बैठकर भी अभ्यास कर लेंगे। पाठ्यक्रम के प्रत्यय और उनके मेल से बने शब्द आप देखें। पाठ्यक्रम के प्रत्ययों में आई, त्व, ता, पन, वा, हट और वट हैं। इनमें इन शब्दों, इन प्रत्ययों के साथ भी हमने आपको शब्दों को बनाकर आपके सामने रखा है। आप देखें, लिखाई, सिलाई, कवित्व, प्रभुत्व, पन से बचपन, बोलापन, वा से पहनावा, दिखावा, हट से जगमगाहट, वट से बनावट, लिखावट आदि। अब आप देखें, इसी प्रकार से अब आप प्रत्ययों के संबंध में प्रश्न, अभ्यास और स्वमूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। दूसरा, जो आप अपना मूल्यांकन करेंगे कि आपने क्या सीखा, पाठ्यक्रमानुसार प्रत्ययों को जोड़कर प्रत्येक प्रत्यय के 5-5 नए शब्द आप बनाएंगे। छात्रगण यह भी ध्यान दें, अब इस पूरे प्रकरण को पढ़ने से आपकी उपलब्धि क्या है, आपकी संप्राप्ति क्या है। आपने देखा व्याकरण क्या है, व्याकरण के अंग कौन कौन होते हैं, शब्द संरचना क्या है, शब्द निर्माण की युक्तियां क्या है, और उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, प्रत्यय के भेद क्या है, पाठ्यक्रम के उपसर्ग क्या है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यय क्या है, और इन उपसर्गों और प्रत्ययों के मेल से किस प्रकार के शब्द का निर्माण होता है, यह आपके सामने स्पष्ट हो गया। अब आप देखें, आप अपने घर पर रहकर इसी प्रकार के शब्द निर्मित कर लेंगे, और मैं आशा ही नहीं वरन पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपने उपसर्ग और प्रत्यय को सीख लिया होगा। अगले भाग में आप समास, पर्यायवाची और तत्सम शब्द पढ़ेंगे।